लोगों को परिणाम से मतलब है, प्रयास से नहीं। और विडंबना यह है कि हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है, परिणाम नहीं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। साथियों, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अक्षांशीय विस्तार, दूसरा है पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, वर्षा कितनी होती है, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, यहाँ की मृदा कैसी होती है और कर्क रेखा। इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रशासनिक स्थिति, जिसमें हम पढ़ेंगे संभाग, जिला, विकासखंड, तहसील और ग्राम पंचायतें। तीसरा है हमारा राजनीतिक स्थिति। जो राजनीतिक स्थिति है, इसमें हम लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा पर चर्चा करने वाले हैं। चौथा है अपना न्यायिक स्थिति। जो मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति है वो कैसी है, तो उसमें हम हाई कोर्ट और खंडपीठ पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में आता है अपना आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति में यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और किस प्रकार की कृषि की जाती है, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या है, सबसे पहले आएगा अपना मध्य प्रदेश का गठन। तो मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1 नवंबर 1956 को। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को हम मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे किसी भी तरह पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया, तो कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद में आते हैं जो मध्य प्रदेश के उपनाम हैं। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से उपनाम हैं, देखते हैं हम कौन कौन से उपनाम हैं। पहला है अपना सोया प्रदेश। सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की अधिकता होती है। दूसरा इसको कहा जाता है टाइगर प्रदेश, हृदय प्रदेश कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश में हैं। उसके बाद में हीरा प्रदेश कहा जाता है। हीरा प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हीरा की अधिकता पाई जाती है। तेंदुपत्ता राज्य कहा जाता है, वनों का राज्य कहते हैं, उद्यानों का राज्य कहते हैं और तेंदुआ राज्य भी इसे कहा जाता है। तो जितने भी उपनाम हैं, इन सभी को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। सभी को ध्यान रखना, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता राज्य, वनों का राज्य, उद्यानों का राज्य व तेंदुआ राज्य इसके उपनाम हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो अपने प्रतीक चिन्ह हैं, मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं। पहला है राजकीय वृक्ष। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया भी गया है कौन सा है, ये है बरगद। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, फाइकस वेनगेलेंसिस। क्या है, फाइकस वेनगेलेंसिस। आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस वेनगेलेंसिस, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प कौन सा है, सफ़ेद लिली। वेन डायग्राम में आपको दिखाया भी गया है, क्या है, सफ़ेद लिली है। उसके बाद में राजकीय पक्षी, तो ये है शाह बुलबुल। इसको दूधराज के नाम से भी जाना जाता है और जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर। इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर इसका वैज्ञानिक नाम है। अब जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष, पशु, पक्षी, ये सभी मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ यानी कि 1 नवंबर 1981 को घोषित किए गए थे। क्या क्या घोषित किया गया था, एक तो वृक्ष, पशु और पक्षी, ये कब घोषित किए गए थे, तो या तो 25वीं वर्षगांठ ध्यान रखिएगा और 1 नवंबर 1981 को भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा राजकीय फल। क्या है, राजकीय फल। तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है, आम। आप सभी अच्छे से जानते होंगे राजकीय फल क्या है, आम है। दूसरा है राजकीय पशु। राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा। जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय खेल,
राजकीय खेल कौन सा है? मलखंब। ये आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है डायग्राम में, क्या है? मलखंब है। उसके बाद में आपसे अगर पूछे कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है? राई अपने मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। उसके बाद में राजकीय मछली कौन सी है? तो महाशीर या टोरटोर, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर या टोरटोर। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राजकीय खेल 2013 में व राजकीय मछली 2011 में घोषित किए गए थे। अगर आपसे पूछे कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है वो मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कब शामिल किया गया, तो कब शामिल किया गया? ये किया गया 2013 में, ध्यान रखिएगा। और राजकीय मछली 2011 में। उसके बाद में आता है राजकीय नाट्य, तो राजकीय नाट्य कौन सा है? माच। ये दोनों ध्यान रखिए, राजकीय नृत्य कौन सा है? राई, और राजकीय नाट्य कौन सा है? माच। जो राजकीय फसल है वो कौन सी है? सोयाबीन। और अभी मध्य प्रदेश के हमने उपनाम पढ़े, उसमें अपने मध्य प्रदेश का एक उपनाम है सोया प्रदेश। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सोयाबीन की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है वो क्या है? भोपाल है। संस्कार राजधानी जबलपुर है। आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी है। और संगीत राजधानी मैहर कहाँ पर आती है? सतना में आता है। ध्यान रखिएगा सभी, प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी है, और जो संगीत राजधानी है वो मैहर है। उसके बाद में जो हमारा मध्य प्रदेश गान है, कौन सा है मध्य प्रदेश गान? सुख का दाता सबका साथी। ये किस रचनाकार ने इसको लिखा है? तो किसने लिखा है इसको? जो रचनाकार है इसके महेश श्रीवास्तव। और संगीतकार कौन है? आदेश श्रीवास्तव। और जो इसके गीतकार हैं ये कौन है? शान या शांतनु मुखर्जी। जो शांतनु मुखर्जी है ये खंडवा से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा पूरा, मध्य प्रदेश गान किसने लिखा है? महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है। संगीतकार इसके कौन है? आदेश श्रीवास्तव है। गीतकार कौन है इसके? शान या शांतनु मुखर्जी, जो कि खंडवा से बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपको यहाँ पर वेन डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है। इसमें क्या है? जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है इसमें बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है, आप भी देख रहे हैं एक वृत्त है यहाँ पर, ये गोल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद में जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है, जो वृत्त है वो किन किन का प्रतीक है? तो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। ये यहाँ पर लिखा है, देखो थोड़ा सा, ये सत्यमेव जयते और मध्य प्रदेश शासन ये उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य की जो प्रमुख फसल है कौन कौन सी? गेहूँ और धान की बालियाँ, वो भी अंकित है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति और राज्य वृक्ष बरगद है। हमने अभी पढ़ा जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो क्या है? बरगद। तो ये भी इसमें अंकित है। और जो अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति है वो भी इसमें अंकित है। ये सभी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। क्या क्या है? 24 स्तूप है, एक वृत्त है जो काय का प्रतीक है, तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है। उसके बाद में इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और इसी के साथ जो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी? गेहूं और धान की बालियां, वो भी अंकित है। और इसमें अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति और वृक्ष जो बरगद वो भी दर्शाया गया है। जो मध्य प्रदेश 2020 में उपचुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 हुए थे, उनमें विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। तो उसमें इसके बाद में आता है अपना मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020। क्या आता है? मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020। तो
तो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुए थे। ध्यान रख लीजिएगा, अगर करंट के हिसाब से 2-3 साल पीछे का क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव कब हुए थे? 2020 में हुए थे। कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए थे? तो 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। कौन सी तारीख को हुए थे? 3 नवंबर 2020 को हुए थे। और इनके परिणाम कब घोषित किए गए? तो ये किए गए थे 10 नवंबर 2020 को। जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी कितनी सीटें थी? तो 19 सीटें थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की 9 सीटें थी। सभी को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे देखते हैं भौगोलिक स्थिति। जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है वो क्या है? तो जो अपना मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? भू आवेष्टित राज्य है। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने से पहले तक मध्य प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य होने का गौरव प्राप्त था। जो अपना मध्य प्रदेश है, यानी कि जब छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब तक जो हमारा मध्य प्रदेश है ये देश का सबसे बड़ा राज्य था। उसके बाद में आते हैं मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। कितना है? 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश है तथा 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। जो मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? 605 है। उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है, यानी कि ये जो लंबाई है ये कितनी है? 605। ध्यान रखिएगा, कितनी है? 605। और जो पश्चिम से लेकर पूर्व में लंबाई है, यानी कि जो इधर से जो लंबाई है तो ये कितनी है? 870। ध्यान रखिएगा दोनों। जो उत्तर से लेकर दक्षिण में लंबाई है 605 है और जो पूर्व से लेकर पश्चिम में है ये 870 किलोमीटर है। जो मानक रेखा है मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले से गुजरती है? तो ये गुजरती है सिंगरौली ज़िले से। मानक रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग 32 मिनट का समय अंतराल बताया गया है। कहीं कहीं पर ये 34 मिनट का अंतराल भी बताया जाता है। तो या तो आपको ऑप्शन में 32 मिलेगा या फिर आपको 34 मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं। तो जो अपना मध्य प्रदेश है इसके सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। तो देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, यानी कि उत्तर पश्चिम कौन सा जिला हो गया? जो उत्तर पश्चिम, यानी कि हमारे मैप के हिसाब से जो उत्तर पश्चिम जिला यहाँ पर ये काय से? राजस्थान से। राजस्थान से उत्तर में उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा उत्तर में क्या आता है अपना? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखो उत्तरी जिला मुरैना आपको बताया भी गया है। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र से एवं पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हैं। उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ अपना मध्य प्रदेश है। उसके बाद में मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है कौन सी नदी से लगती है? तो ये है ताप्ती और उत्तरी सीमा चंबल नदी के द्वारा निर्धारित की जाती है। जो दक्षिणी सीमा है ये ताप्ती से और जो उत्तरी सीमा है ये चंबल नदी के द्वारा निर्धारित होती है। सभी पॉइंट आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है। जो जैसे अपना मैप है, ये मैप है अपना, ये मैप है। तो मालवा का पठार कहाँ पर आता है? मैप ठीक से नहीं बना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ये यहाँ पर ये आता है अपना मालवा का पठार। तो मालवा का पठार इसमें कौन सी कैसी जलवायु है? तो यहाँ पर आदर्श जलवायु पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में मध्य भारत के पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। जो मध्य भारत का पठार है उसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है? विषम जलवायु पाई जाती है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जो भी अभी तक हम पढ़ते आए सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पर देखो ये बताया भी गया है। उत्तरी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? मुरैना है। उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। पूर्वी जिला सिंगरौली है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और जो दक्षिणी जिला है बुरहानपुर है। और बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, या फिर इसे खूनी दरवाज़ा भी हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से ज़िले हैं? उत्तरी जिला अपना मुरैना है, पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर है, पूर्वी जिला सिंगरौली है, और दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। वर्षा देखते हैं कि कितनी वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर होती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा ये कहाँ पर होती है? तो पंचमढ़ी व न्यूनतम वर्षा गोहद भिंड में होती है। मध्य प्रदेश में जो पूरी वर्षा है, मतलब औसत वर्षा, ये कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर होती है। और जो सबसे मतलब सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? पंचमढ़ी में होती है। और कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर होती है। और सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? गोहद भिंड में होती है। और कितनी होती है? 99 सेंटीमीटर होती है। 199 पंचमढ़ी में होती है, और जो सबसे कम होती है 99, ये कहाँ पर होती है? गोहद भिंड में होती है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। उसके बाद में वन देख लेते हैं, किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अभी हमने देखा कि जलवायु कैसी पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऐसे ही वन भी ध्यान रखिएगा, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जो मध्य प्रदेश में, इसमें सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? ये है सागौन। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? सागौन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मृदा देख लेते हैं, मतलब मिट्टी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मृदा, जो लगभग कितने 43% यानी कि 43% भाग पर काली मृदा पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं हम कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा अपने मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले हैं मध्य प्रदेश के जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। इनकी एक ट्रिक भी है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दी जाएगी। कौन कौन से हैं? एक तो रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। इतना तो आप ध्यान में रख ही लेना कि कितने ज़िले से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे देखते हैं हम कि केंद्रीय बिंदु कौन कौन से हैं। अपने मध्य प्रदेश के जो केंद्रीय बिंदु हैं वो कौन से हैं? तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल को माना जाता है। किसको माना जाता है? जो अखंड भारत है। इन सभी में आप कंफ्यूज मत होना। अखंड भारत का केंद्र बिंदु पूछे तो बैतूल बरसाली को बताना। उसके बाद में भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम, करौंदी, कटनी को, ये कहाँ पर आता है? मनोहर ग्राम, ये आता है कटनी में, जिसे हम करौंदी भी कहते हैं, को माना जाता है। तो भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु क्या है? मनोहर ग्राम, करौंदी, कटनी को माना जाता है। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये है उज्जैन में, इसको माना जाता है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। ये सभी आपको यहाँ पर डायग्राम में बताए गए हैं। ये है अखंड भारत का केंद्र बिंदु, कहाँ पर? बरसाली में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये है मंगलनाथ मंदिर और ये है भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, कहाँ पर? करौंदी ग्राम, कटनी में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आती है प्रशासनिक स्थिति, मतलब अपने मध्य प्रदेश का प्रशासन किस प्रकार का है, मतलब कितने संभाग है, कितने जिले हैं, विकास खंडों की संख्या कितनी है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? प्रशासनिक स्थिति किसके हिसाब से? मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति हम देखने वाले हैं। संभाग, संभाग यानी कि जिलों का समूह। तो संभाग कितने हैं? 10 संभाग है। जिला, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, हम सभी जानते हैं 52 जिले हैं। अगर
इस तरह से नहीं पूछे तो घुमा फिरा कर पूछेगा विकास खंडों का समूह कितना है। ये आप ध्यान में ज़रूर रख के चलिएगा, क्योंकि जिले तो सभी बता देते हैं। विकास खंडों का समूह कितने हैं? 52 है। विकास खंड कितने हैं? तो 313 है। अब विकास खंड बोल दिया यानी कि तहसीलों का समूह, तो कितनी है? 313। उसके बाद में आपसे पूछे तहसील, तहसील कितनी है? 424। तहसीलों का समूह पूछे तो क्या बताएंगे? विकास खंड, यानी कि तहसीलों का समूह क्या होता है? विकास खंड होता है, जो कितने हैं? 313 है। और अगर आपसे तहसील पूछे तो वो क्या होता है? जैसे ग्राम पंचायतों का समूह होता है, वो कितनी है? 424 है। उसके बाद में आते हैं अपने ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत कितनी है अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में? 23,922। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायतें कितनी है? 23,922 ग्राम पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद में आपसे पूछे नगर निगम, तो नगर निगम कितने हैं? 16। 16 कब तक थे? 2018 तक। 2018 में नगर निगम की संख्या कितनी हो गई? भिंड और दतिया को भी जोड़ लिया गया तो कितने हो गए? 18। तो 2 और प्लस हो गए तो कितने हो गए? 18 नगर निगम मध्य प्रदेश में वर्तमान में अभी हैं। उसके बाद में आता है नगर पालिकाएँ। कितनी नगर पालिकाएँ हैं? तो 98 नगर पालिकाएँ हैं। और कुल ग्राम, यानी कि मध्य प्रदेश में टोटल ग्राम कितने हैं? तो 54,903 टोटल ग्राम हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति। तो मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति में हमने देखा था कि अपन हाईकोर्ट और खंडपीठ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को कहाँ पर की गई थी? जबलपुर में की गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी। और अभी सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 1 नवंबर 1956 से पहले अगर आपसे हाईकोर्ट पूछे तो वो कहाँ पर था? नागपुर में था। 1 नवंबर 1956 को तो कब स्थापना की गई? जबलपुर में स्थापना की गई। और जो 1 नवंबर 1956 से पहले जो अपना हाईकोर्ट था वो कहाँ पर था? नागपुर में था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार कौन है? हेनरी इरविन है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार कौन है? हेनरी इरविन है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ है, कौन कौन सी? एक है इंदौर, एक है ग्वालियर। इस पर पेन हो गई है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ है वो कौन कौन सी है? एक तो इंदौर है और एक ग्वालियर है। जो कब स्थापित की गई थी? तो 1968 में स्थापित की गई थी। दोनों खंडपीठ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इनको कब स्थापित की गई ये भी ध्यान में रखिए। तो 1968 में इनकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। तीसरी खंडपीठ कहाँ पर? भोपाल में प्रस्तावित है। आगे देखते हैं हम मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति। जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है उसमें क्या है? आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति कैसी है। तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, इसमें मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण किस प्रकार है? तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है इसकी अभी वर्तमान में सीट कितनी है? 230 है। कितनी सीटें हैं? 230 है। जिसमें अनुसूचित जनजाति की कितनी, यानी कि एसटी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इनकी कितनी है? 47 है। और अनुसूचित जाति एससी की कितनी है? 35 है। और जो एक थी एंग्लो इंडियन वाली, एंग्लो इंडियन एक सीट थी, इसको वर्तमान में हटा दिया गया है। ये वाली इसको हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 230 ही सीटें हैं। एक एंग्लो इंडियन की सीट को हटा दिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश जो अपने अविभाजित मध्य प्रदेश था उसमें विधानसभा की सीटें कितनी थी? तो 320 थी। ध्यान रखिएगा, 320 अविभाजित में थी और 230 वर्तमान में हैं। उसके बाद में देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा में आपसे वर्तमान में पूछे, वर्तमान की पहले ध्यान रखिएगा, वर्तमान में अगर पूछे तो 29 है। अब 29 में जो एसटी है, एसटी की कितनी है? 6 सीटें हैं। और अनुसूचित जाति यानी कि एससी की कितनी है? 4 सीटें हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में पूछे तो कितनी सीटें थी? 40 सीटें थी। वर्तमान में 29 है। लोकसभा की सीटों का ध्यान रखिएगा। अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी थी? 40 सीटें थी। और वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 29 सीटें वर्तमान में हैं। अनुसूचित जाति यानी एसटी की 6 सीटें हैं और एससी की 4 सीटें हैं। उसके बाद में राज्यसभा। तो राज्यसभा में देखते हैं अपन, राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। और अभी मतलब आपसे पूछे कि जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी सीटें थी? 16 सीटें थी। वर्तमान में 11 है। और अविभाजित मध्य प्रदेश
में 16 सीटें थी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। आगे देखते हैं अपन मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। तो जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? कृषि प्रधान है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था यहाँ की मानी गई है। मध्य प्रदेश का सोयाबीन व दलहन उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। मतलब भारत में सोयाबीन और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हीरा सर्वाधिक पाया जाता है, इसीलिए इसे हीरा प्रदेश भी कहते हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश का हीरा व तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। अभी आपको बताया मैंने कि सर्वाधिक हीरा पाया जाता है और तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। हीरा पाया जाता है इसलिए इसको हीरा प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की अन्य जानकारियाँ। तो मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी में हम क्या देखेंगे? क्षेत्रफल, कि अपने मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। कौन सा है? निवाड़ी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो 2011 के आंकड़े थे, 2011 के आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी थी? तो 7,26,00,000 जनसंख्या थी। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? इंदौर है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? यानी कि सबसे अधिकतम लोग कहाँ पर रहते हैं? इंदौर में रहते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? निवाड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देखा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। और जनसंख्या के हिसाब से इंदौर है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सभी को ध्यान में अच्छे से रखिएगा। और जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? निवाड़ी है। ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी अपन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के मध्य किरार घाटी का विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना माना जाता है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है। जैसे अपन ने अभी ऊपर देखा था, यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे कर लेते हैं। अपन ने देखा था कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल यहाँ पर देखा था अपन ने 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, इतना मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल माना जाता है। और जो ये 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है, ये किसके कारण माना जाता है? तो ये माना जाता है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में किरार घाटी का विवाद था, उसके कारण इसका क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। बाकी दोनों आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइए। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखेंगे अपन कि मध्य प्रदेश में साक्षरता कितनी है। देखते अपन साक्षरता। तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.35%। कितनी है? 69.35% अपने मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। अब मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये है जबलपुर। तो सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ के होंगे भैया? जबलपुर के होंगे। कितने परसेंट पढ़े लिखे होंगे? 81% यहाँ के लोग साक्षर होंगे। अब मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जो न्यूनतम साक्षरता वाला, तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। अलीराजपुर है। ये कितने परसेंट न्यूनतम साक्षरता में है? तो ये है 36%। जबलपुर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है और जो अलीराजपुर है ये न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। लिंगानुपात देख लेते हैं, लिंगानुपात कितना है। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में लिंगानुपात 931 है। कितना है? 931 है। मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है बालाघाट। कितना है? कौन सा है? बालाघाट है। मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट है। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 1021 है। कितना है? 1021। ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात, तो ये कहाँ पर है? ये है बालाघाट में। उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात। अब ये न्यूनतम और अधिकतम, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे साक्षरता है, लिंगानुपात है,
अपने ये सभी अलग अलग ध्यान में रखिएगा। अब मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भिंड है। कहाँ पर है सबसे कम लिंगानुपात? तो ये है भिंड में। कितना है? 836 है। उसके बाद में देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। हमने देखा कि जो जनसंख्या में सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? इंदौर था। अब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का पूछा है तो कौन सा है? इंदौर है। कितनी जनसंख्या वृद्धि यहाँ की? 32.9% जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ की है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? अनूपपुर है। कितना न्यूनतम है? तो ये है 12.3% है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण, क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन 2020, ये देख लेते हैं अपन। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है लगातार कितनी बार? चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। अपने को सभी को पता है कि जो इंदौर है मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है। और जो अन्य है, मध्य प्रदेश के अन्य शहरों की स्थिति कौन सी है? भोपाल 7वें स्थान पर है, ग्वालियर 13वें नंबर पर है और जबलपुर 16वें स्थान पर है। पहले स्थान पर इंदौर है, 7वें पर अपना जो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? भोपाल है 7वें स्थान पर, और 13वें स्थान पर क्या है? ग्वालियर है, और 16वें स्थान पर जबलपुर है। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे बढ़ा लेते हैं अपन। आगे देखते हैं तो आगे देखेंगे अपन जनसंख्या घनत्व। क्या देखेंगे? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कितना है मध्य प्रदेश का? ये है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना जनसंख्या घनत्व है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे आपको 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति मिलेंगे? 236 व्यक्ति देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल है। सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी है। अधिकतम का पूछे तो भोपाल है, न्यूनतम का पूछे तो डिंडोरी है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, मैप को देख लेते हैं एक बार। तो ये है अपने मध्य प्रदेश का मैप। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसको आप 1-2 बार बनाकर भी देखिएगा। अपन ने जैसे इसमें पढ़ा था कि कौन सा जिला पूर्वी जिला कौन सा है, इसका पश्चिमी जिला कौन सा है, और दक्षिणी जिला कौन सा है, और उत्तरी जिला कौन सा है। अपन ने देखा था कि पूर्वी जिला सिंगरौली है, पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, और ये दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, और इसका उत्तरी जिला मुरैना है। तो ये था साथियों अपने आज मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।